हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम अच्छे से डिटेल में शुरू करने वाले हैं आपका फोर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, जिसका नाम है आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। समझिएगा, जब हम इंट्रोडक्शन दिए थे तभी हम आपको बताए थे कि हम आपको 3 सब्जेक्ट डील करेंगे। सबसे पहले आरसीसी, और जब आरसीसी हम 50% पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे आरसीसी का थियरी और हम आपको सर्वे पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी में हम बताए थे कि जो आरसीसी है, आरसीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कंसेप्ट कहिए, कंसेप्ट से भरा हुआ हर एक कंसेप्ट आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हम उसी में बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि ये सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में सबसे हार्ड है आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो क्या करना है, हार्ड करने का मतलब है आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉपिक को छोड़ दीजिए। ये ऐसा सब्जेक्ट है, हम ऐसा पढ़ाएंगे कि उसमें से यदि आप एक भी टॉपिक को मिस करते हैं तो आगे का टॉपिक समझने में दिक्कत होने वाला है आपको। तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना है, डिटेल में समझना है। नहीं समझ आता है तो तुरंत वीडियो देखना है, 1 बार 2 बार। फिर भी नहीं समझ आ रहा है, कमेंट डाल देना है। कमेंट का रिप्लाई में नहीं मिलेगा, हमको एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या फिर हमको जैसा लगेगा हम बताएं उसका हम वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़िएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। थोड़ा भी कहीं भी लापरवाही करेंगे उसके आगे नहीं समझ आएगा, क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, हमको अनुभव है। आप पढ़ते जाएंगे 10 दिन 15 दिन, बीच में थोड़ा भी लापरवाही हुआ ना, 1 हफ्ते का 10 दिन का, या फिर सोचेंगे कि इसको छोड़ते हैं, अगले को जंप करके अगला टॉपिक पढ़ देते हैं, फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। छोड़ना कुछ नहीं है, डिटेल में आराम से सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 सिस्टम से चलेंगे। उसी सिस्टम से आपको चलना है। जैसे कि आपका पहला चैप्टर मिलेगा, उस पहला चैप्टर से आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। आपके जो बुक का पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या मिलेगा आपको? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, है ना। और ब्रैकेट में लिखेगा इलास्टिक थियरी, इलास्टिक थियरी, है ना। मार्कर नया ले लें। क्या है आपका? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और क्या है उसका नाम है ब्रैकेट में इलास्टिक थियरी। वेट करिए, मार्कर भूल गए, है ना। क्या है आपका? धुंधला दिखाई दे रहा है कुछ, हाँ ठीक हो गया ना। हाँ, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और इलास्टिक थियरी। तो इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरे आरसीसी का बेसिक है। यहाँ से मतलब कि सारी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और देखिएगा, जो पहला चैप्टर है तो बहुत लोग पहले चैप्टर को पढ़ाते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन जो भी पहले चैप्टर में है ना, उसका जैसे उसमें का यूज़ होगा स्ट्रेस स्ट्रेन, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको देखेंगे नहीं, जो भी आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा हम उसको डिटेल में बता देंगे, मतलब कि छूटेगा कुछ नहीं। पहले चैप्टर को हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें जितना भी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम कवर कर देंगे। हम थियरी में वर्बली बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपके पूरे आरसीसी में, मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन क्या करना है आपको कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिएगा, आराम से देखिएगा। ऐसा नहीं कि स्पीड पे करके 2 गुने पे देख लें, ऐसा कुछ बदमाशी नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिएगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा आरसीसी बीम में बंकन की मूल संकल्पना। क्या मिलेगा आपको? मूल संकल्पना। संकल्पना मतलब होता है एजम्पशन। संकल्पना मतलब क्या होता है आपका? एजम्पशन होता है। यहीं से आपका आरसीसी अच्छे से शुरू हो जाता है, ठीक है। समझिएगा, आरसीसी बीम में बंकन की मूल संकल्पना यानी एजम्पशन पढ़ना हमको। ये आप सोम में भी यानी स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, ठीक है। अब समझिएगा, संकल्पना मतलब क्या हुआ? एजम्पशन। एजम्पशन मतलब क्या होता है? मान्यता। क्या है? मान्यता। मान्यता मतलब क्या हुआ कि वैसा है नहीं, लेकिन हम अपने अध्ययन में सुविधा के लिए वैसा क्या किया? मान लिए हैं, यानी एज्यूम कर लिए हैं। बात को संकल्पना यानी वैसा क्या कि हम कल्पना कर रहे हैं, नाम में सारी चीज़ें है ना। एजम्पशन, एजम्पशन मतलब एज्यूम कर लेना यानी मान लेना। संकल्पना यानी कल्पना करना, है ना। सब मतलब आसानी से, मेरा यानी स्टडी हम आसानी से कर ले, है ना। इसी का एक और नाम होता है आपका मान्यताएं, हैं। कहेगा आरसीसी स्ट्रक्चर के नमन की मान्यताएं लिखी है ना। आरसीसी स्ट्रक्चर के बंकन की नमन या फिर बंकन कह लीजिए, है ना, मूल संकल्पनाएं लिखी हैं या फिर एजम्पशन लिखे हैं, सबका मतलब एक ही होगा। तो पहला एजम्पशन इसमें क्या कहता है? पहला एजम्पशन क्या कहता है कि कोई भी अनुप्रस्थ काट
कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन मतलब बेंडिंग, नमन मतलब बेंडिंग, जो नमन से पहले समतल है, समतल है, नमन के बाद भी, नमन के बाद भी समतल रहती है, समतल रहती है ना। जैसे कि समझ लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा लाइट आ रहा है क्योंकि वीडियो दिन में बन रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा यही लाइट आ रहा होगा। अब समझिएगा, कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये क्या हो गया आपका बीम, है ना, क्योंकि बीम की संकल्पना पढ़ रहे हैं, बीम की, तो क्या हुआ, बीम हुआ, तो बीम का एक क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट, है ना, एक क्या हो गया आपका अनुप्रस्थ काट। तो एक क्या है, अभी तो ये बेंडिंग हुआ नहीं है, अभी आपका बेंडिंग हुआ नहीं है, तो एक क्या है आपका प्लेन है, लेकिन एक क्या हो गया आपका बेंड हो गया। लाइट के रोने लगते हैं, चलिए देखते हैं, बगल में लड़के बहुत हमको डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है। देखिएगा अब क्या हो गया, पढ़ने के साथ साथ ये क्या हो गया, इसका बेंडिंग हो गया, यानी झुकाव हो गया। तो यही चीज़ कर रहा है कि कोई भी अनुप्रस्थ काट है ना, बीम का अनुप्रस्थ काट, अभी देखिए प्लेन है, तो बेंडिंग के बाद भी एक ऐसा होगा आपका प्लेन ही रहेगा, एक ऐसा होगा आपका प्लेन, प्लेन मतलब 2D रहेगा, है ना। तो कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी क्या रहेगा आपका समतल ही मानेंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा क्या किया है हम माने हैं, समझ रहे हैं। हाँ चलिएगा, दूसरा क्या एजम्पशन है आपका, दूसरा होगा कि सभी तनन बल को इस्पात वहन करता है, इस्पात वहन करता है, तथा कंक्रीट को तनन बल से मुक्त मानते हैं, फ्री मानते हैं, मुक्त मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। अब इसका मतलब समझिएगा, ये देखिए, एक क्या हो गया आपका बीम, नीचे क्या दे दिया, सपोर्ट दे दिया, बड़े आराम से समझना है, ये हो गया आपका बीम हो गया, ठीक है। बीम में नीचे क्या डाल दें हम, छड़ डाल दें, बीम में नीचे क्या डाल दिए हम, छड़ डाल दिए, देखिए एक क्या हो गया, छड़। अब आपको हम बताएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे हम आपको बताएंगे कि बीम में छड़ क्यों नीचे ही डालते हैं, समझ रहे हैं, बीम में छड़ क्यों नीचे ही डालते हैं, हम आगे देखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका बीम में छड़। जब आप सोम पढ़े होंगे तो एक मिला होगा आपको न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या होता है आपका उदासीन अक्ष होता है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब होता है उदासीन अक्ष। छड़ नीचे डाले, नीचे भी कहाँ डालना है ये भी आप जानेंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो गया आपका बेंड हो गया, बेंड होने के बाद ही क्या मिलेगा आपका न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो देखिए इसके न्यूट्रल एक्सिस में प्रतिबल विकृति क्या होता है, 0 होता है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या मिलेगा आपको, कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या मिलेगा आपको, टेंशन मिलेगा, ठीक है। अब समझिएगा, तो कह रहा है कि सभी तनन बल को इस्पात मतलब स्टील, इस्पात वहन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम क्या डाले हैं, देखिए इस छड़, यानी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे छड़ डाले हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा टेंशन जो आ रहा है ना, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे ना ही कंप्रेशन मिलेगा ना ही टेंशन मिलेगा। न्यूट्रल एक्सिस पे कंप्रेशन टेंशन कुछ नहीं मिलता, क्योंकि प्रतिबल 0 मिलता है, विकृति 0 मिलता है, यानी यहाँ कोई फोर्स नहीं कार्य करता है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना भी टेंशन आ रहा है, इस पूरे टेंशन बल को कौन वहन कर रहा है, पूरा का पूरा टेंशन बल को स्टील वहन कर रहा है, यानी इस्पात वहन कर रहा है। तथा कंक्रीट कोई भी टेंशन बल को नहीं वहन कर रहा है, कंक्रीट को क्या मानते हैं, फ्री मानते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो नीचे कंक्रीट है वो कुछ ना कुछ तो टेंशन लेगा ना, कुछ ना कुछ टेंशन लेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन करते समय हम ये मानेंगे कि नीचे का कोई भी टेंशन फोर्स को कंक्रीट नहीं ले रहा, नीचे का पूरा टेंशन फोर्स कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है, क्योंकि इसका नाम ही है मान्यताएं। एज्यूम कर रहे हैं, संकल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, मान रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन हम अध्ययन में सुविधा के लिए मान रहे हैं कि नीचे का पूरा टेंशन बल को कौन वहन करता है, आपका स्टील वहन करता है, जबकि आप जानते हैं कुछ ना कुछ टेंशन बल को कंक्रीट वहन करेगा, है ना। तीसरा देखते हैं। अब देखिए ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि आप जानते हैं कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में मजबूत होता है और टेंशन में क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो चूंकि कंक्रीट कंप्रेशन की अपेक्षा टेंशन में कमज़ोर होता है, तो इसलिए कंक्रीट थोड़ा ही टेंशन बल को वहन करता है, तो इसलिए उतना इग्नोर मार देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या एजम्पशन आएगा आपको कि वर्किंग लोड मतलब होगा कार्यकारी भार पर, वर्किंग लोड पर, है ना, वर्किंग लोड पर कंक्रीट और स्टील प्रत्यास्थ माने जाते हैं, प्रत्यास्थ मतलब होता है इलास्टिक, है ना। ये तो सबसे मतलब आसान, इसमें कोई है ही नहीं, प्रत्यास्थता आपको पता है
कि फोर्स लगाने पर किसी मेंबर में डिफॉर्मेशन आ जाए। देखिए फोर्स लगा, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, फोर्स लगाने पर अपने अवस्था में आ गया, है ना। फोर्स लगाने पर वो डिफॉर्म हो जाए तथा फोर्स हटाने पर वो क्या आ जाए, अपने पूर्व अवस्था में आ जाए, तो उसको कहेंगे इलास्टिसिटी गुण को कहेंगे, ठीक है। तो वर्किंग लोड, कार्यकारी भार पर, है ना, वर्किंग लोड जिस पर हम कार्य करेंगे, हम देखेंगे आगे वर्किंग लोड क्या है। वर्किंग लोड पर कंक्रीट और स्टील, है ना, कंक्रीट की भी बात कर रहा और स्टील क्या होते हैं आपके, प्रत्यास्थ होते हैं, है ना, क्या होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थ मतलब समझ आता है कि इस पर लोड लगाया है तो दोनों बेंड तो हुए, लेकिन लोड हटाने के बाद पूरा अपनी अवस्था में आ जाएंगे। चौथा क्या होता है आपका कि स्टील और कंक्रीट के मध्य जो बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग परफेक्ट होता है। बात को समझ रहे हैं, कंक्रीट और स्टील के मध्य जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, परफेक्ट होता है। बॉन्डिंग मतलब समझिएगा, एक क्या हो गया आपका कंक्रीट, मेरा हाथ क्या है कंक्रीट, एक क्या हो गया आपका स्टील, तो ये दोनों के मध्य जो बॉन्डिंग है ना, इन दोनों के सरफेस के मध्य जो बॉन्डिंग है वो क्या एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब ये दोनों एकदम बंधे हुए हैं, दोनों किसी तरह मूव करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बीम है ना, तो ऐसा नहीं है कि जब ये नीचे का बेंड कर रहा है तो छड़ नहीं बेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है ना कि ये बीम हो गया, बीम में क्या हो गया, ये छड़ हो गया, तो जब ये बेंड किया तो पूरा कंक्रीट तो बेंड कर दिया, क्या हुआ, जब बेंड किया तो कंक्रीट तो बेंड किया, तो ऐसा नहीं कि छड़ आपका सीधा ही है, क्योंकि दोनों में बॉन्डिंग क्या है, परफेक्ट है। तो कंक्रीट बेंड किया, उसके साथ साथ क्या किया, छड़ भी बेंड किया, क्योंकि दोनों में बॉन्डिंग क्या है, परफेक्ट है। तो वही है कि स्टील और कंक्रीट के मध्य बॉन्डिंग क्या होता है, परफेक्ट होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें मान्यताएँ हैं, होता भी है ना। उसके बाद होगा आपका कि मापांक अनुपात यम। अब आगे हम समझेंगे मापांक अनुपात एक्चुअल में क्या चीज़ होती है ना। तो क्या है आपका मापांक अनुपात कितना, 280 3 सिग्मा CB लिया जाता है ना। आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो कुछ चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी। जैसे मापांक अनुपात क्या होता है वो आगे समझेंगे। सिग्मा CB क्या है आपका, सिग्मा पैरों में CB, तो सिग्मा CB क्या है वो भी आप आगे समझेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक यही वाला है। पांचवा क्या होता है आपका, हाँ छठा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वर्किंग लोड पे कंक्रीट स्टील प्रत्यास्थ माने जाते हैं। छठा हो जाएगा वर्किंग लिमिट पर यानी कार्यकारी सीमा पर प्रतिबल विकृति आरेख एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है ना। तो क्या होगा आपका प्रतिबल विकृति आरेख क्या, एक सीधी रेखा, कहने का मतलब ये देखिए, एक क्या हो गया आपका बीम हो गया, एक क्या हो गया न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे प्रतिबल बढ़ेगा, नीचे भी धीरे धीरे प्रतिबल बढ़ेगा, लेकिन जो ऊपर वाला प्रतिबल है वो कंप्रेशन का है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीम में ऊपर कंप्रेशन लगता है, नीचे टेंशन आता है, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रेशन से टेंशन में चेंज हुआ होगा, है ना। जो जहाँ कंप्रेशन से टेंशन में चेंज होता है उसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो कंप्रेशन और टेंशन समझ रहे हैं, तो नीचे टेंशन का प्रतिबल, तो वही कहा, देखिए एक सीधी रेखा मिला है ना, एक क्या मिला है आपको, एक सीधी रेखा मिला, ऊपर कंप्रेशन नीचे क्या हो रहा है, टेंशन। तो प्रतिबल विकृति आरेख, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा वैसे वैसे विकृति, तो जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जाएंगे प्रतिबल का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऊपर जाएंगे प्रतिबल का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊपर कंप्रेशन का प्रतिबल, नीचे टेंशन का प्रतिबल, और जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा वैसे वैसे विकृति यानी प्रतिबल आरेख भी सेम मिलेगा और विकृति आरेख भी क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। अब इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे सारी चीज़ें, अभी तो बस संकल्पना पढ़ रहे हैं, जो मान्यताएं हैं जो हम मतलब ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही था आपका मान्यता, ठीक है। एक दो और मान्यता है, लेकिन हम बता दें आपको, ये आपके एग्जाम में थोड़ी आएगा, RCC के एग्जाम में। RCC एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, कहेगा कि भाई मेरे मान्यता लिखो, ऐसा नहीं है। ये बच्चा है, ये मतलब आप ट्रेलर है, अभी मतलब कुछ है ही नहीं अभी, ये कुछ नहीं आने वाला। अब 15 दिन 10 दिन पढ़ेंगे एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन यही बेसिक चीज़ है, यही ये नहीं समझेंगे तो आपको RCC नहीं समझ आएगा। तो इसको आप अच्छे से डिटेल में समझिए, है ना। तो पहला एग्जाम्पशन क्या है, कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहती है। दूसरा क्या है, सभी तनन बल को स्टील वहन करता है, कंक्रीट उससे मुक्त माने जाते हैं। तीसरा क्या है आपका कि वर्किंग लोड पे स्टील और कंक्रीट प्रत्यास्थ माने जाते हैं। चौथा क्या है, मापांक अनुपात 280 3 सिग्मा CB लिया जाता है। पांचवा क्या होता है कि आपका वर्किंग लिमिट पर प्रतिबल विकृति आरेख एक सीधी रेखा जाता है ना। और स्टील और कंक्रीट के मध्य जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, परफेक्ट होता है। इतना मान्यता है, ठीक है। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे।
अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, मेरा अगला टॉपिक है आपका प्रतिबल, है ना। क्या पढ़ना है आपको? प्रतिबल पढ़ना है। प्रतिबल यानी स्ट्रेस। तो कहेंगे सर आप तो प्रतिबल पढ़ा चुके हैं, है ना। आप कहेंगे सर प्रतिबल पढ़ा चुके हैं, लगभग आधा घंटे का क्लास है पिछला। तो वो जो प्रतिबल था वो था आपका बल लगाने की दिशा के अनुसार। उसमें बार बार देखे होंगे, आप कहते होंगे जो बल लगा सरफेस के लंबवत लगा, जो बल लगा सरफेस के पैरेलल लगा, है ना। तो वो जो था बल लगाना, बल कैसे लगा रहे हैं और सरफेस के कंडीशन के अनुसार था। जो हम 2 प्रकार के प्रतिबल देखे थे, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस 3 प्रकार के, एक्सियल, बियरिंग और बेंडिंग, और शियर 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन इस जो प्रतिबल है हम देखेंगे बल के तीव्रता के अनुसार, और टेंशन नहीं लेना, नोट्स हम दे देंगे आपको, ठीक है। बल के तीव्रता के अनुसार प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार, बल कितना तेज लगा रहे हैं ना। तो पहला आता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या आ जाएगा आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस यानी चरम प्रतिबल। प्रतिबल, अब चरम प्रतिबल क्या है? अब देखिए नाम से लग रहा है अल्टीमेट, अल्टीमेट है ना, यानी चरम, एकदम अपने चरम सीमा, है ना। तो देखिए एक क्या है, मेरे पास कोई मेंबर है, ये मार्कर है, सबसे मेरा आसान एग्जांपल मार्कर ही रहता है टीचरों का, कोई भी ये मार्कर है, इस पर हम फोर्स लगाए। फोर्स कैसा भी हो सकता है, फोर्स कंप्रेशन का हो सकता है, फोर्स टेंशन का हो सकता है, फोर्स बेंडिंग का हो सकता है, फोर्स मरोड़ का हो सकता है, कैसा भी फोर्स हो सकता है। इस पर क्या लगाया हम? टेंशन का फोर्स लगाए, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कुछ नहीं हुआ। 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कुछ नहीं हुआ। 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, कुछ नहीं हुआ। कब तक कुछ नहीं होगा? कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा। ये नहीं, इस पर फोर्स लगाते जाएंगे, इसका डिफॉर्मेशन मतलब कि लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा एक कंडीशन आएगा जिस पे क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, कोई ना कोई कंडीशन, है ना। तो फोर्स बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये टूट जाएगा, टूट गया, है ना। लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर है, आप ये थोड़ी कहेंगे टूट जाएगा। यानी आप एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इस पर फोर्स का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये फेल हो जाएगा। फेल का मतलब इसमें दरार पड़ जाए, फेल का मतलब ये मुड़ जाए, फेल का मतलब एक कुछ भी हो जाए, है ना, टूट जाए, है ना, या फिर अपना शेप चेंज कर ले, उसे हम फेल कहते हैं। तो जब किसी मेंबर पर बल बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि मेंबर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फेल होने से पहले समझिएगा, फेल हो गया, तो फेल होने से पहले जो उत्पन्न प्रतिबल है उसे कहेंगे चरम प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस। इसका कैसे लिखेंगे, है ना, हम बोल दे रहे हैं, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको नोट देंगे। एक चैप्टर खत्म हुआ उसका नोट हम दे देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर, वह बल, देखिएगा, वह बल यानी वह बल मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि 100 न्यूटन, मान लेते हैं। वह बल जिससे अधिक बल, 100 न्यूटन से थोड़ा भी अधिक लगाएंगे, तो वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर मेंबर क्या होता है? फेल हो जाता है। तो उस समय, किस समय? 100 न्यूटन, अधिक नहीं, उस समय फेल होने से पहले उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहेंगे? चरम प्रतिबल। एक बार और सुनिए, वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर मेंबर फेल हो जाता है, तो मेंबर का फेल होने से पहले उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहेंगे? चरम प्रतिबल। क्या कहेंगे हम? चरम प्रतिबल। जो चरम प्रतिबल होता है किसी मेंबर का चरम सामर्थ्य होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। इससे अधिक इसके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि एक क्या है? फेल हो गया, इससे अधिक इसके पास सामर्थ्य नहीं है। तो वह बल, है ना, एक मेंबर हो गया, इसको हम लिख के समझा दे रहे हैं, इसको हम खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन तक वहन कर लेगा। तो 100.1 न्यूटन भी आएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका? फेल हो जाएगा। 100.1 न्यूटन भी आया तो क्या हो गया है? फेल हो गया, ठीक है। तो 100 न्यूटन, है ना, जिससे अधिक बल, तो वह बल, देखिए वह बल मतलब 100, वह बल जिससे अधिक बल, अधिक लगा रहा है, वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर मेंबर फेल हो जाए, तो फेल होने से पहले वह बल जिस पर उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहेंगे? चरम प्रतिबल। चरम प्रतिबल किसी मेंबर का क्या होता है? क्या होता है? ऑब्जेक्ट का, मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, चरम सामर्थ्य होता है, इसकी मैक्सिमम क्षमता होती है, इससे अधिक नहीं ले पाएगा। समझ गए? दूसरा होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, है ना, परमिसिबल स्ट्रेस, अलाउएबल, है ना। वर्किंग स्ट्रेस हिंदी हो जाएगा आपका कार्यकारी प्रतिबल। ये क्या हो जाएगा? अभिकल्पन प्रतिबल, अनुगेय प्रतिबल,
एलाउ मतलब होता है, एलाउ मतलब भी अनुज्ञेय ही हो जाएगा, है ना, एलाउ मतलब भी अनुज्ञेय ही हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहा है, देखिए इसका इतना नाम है। अगला जो स्ट्रेस है क्या है आपका, वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग मतलब कार्य प्रतिबल, जिस पे हम कार्य करने वाले हैं, यही आपका क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका डिजाइन स्ट्रेस, यानी अभिकल्पन प्रतिबल, जिस पे हम डिजाइन करेंगे मेरे भाई, जिस पे कार्य करेंगे उसी पर डिजाइन करेंगे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। परमिसिबल स्ट्रेस, अनुज्ञेय, परमिशन, परमिसिबल मतलब क्या होगा, देखिए इसमें लिखा है परमिशन, यानी जितना परमिशन हम देंगे, वही तो बात हुआ, जितना परमिशन देंगे उतने पर काम करेंगे, उतने पर डिजाइन करेंगे। अलाउ मतलब परमिशन और अलाउ तो मतलब अलाउएबल स्ट्रेस, कितना हम अलाउ कर रहे हैं, है ना। तो सबका नाम आपका एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्किंग हम कहें या हम वर्किंग कहें या डिजाइन कहें, बाद में इसको लिमिटिंग भी कहेंगे, ठीक है। तो वर्किंग कहें, डिजाइन कहेंगे, परमिसिबल कहेंगे, अलाउएबल कहेंगे। तो क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस, हम WS से लिख रहे हैं। वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी चरम प्रतिबल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब क्या हुआ आपका, सुरक्षा गुणांक, है ना। तो क्या होता है आपका हाँ, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, चरम प्रतिबल और सुरक्षा गुणांक के अनुपात को क्या कहते हैं, चरम प्रतिबल, क्या कहते हैं आपका वर्किंग स्ट्रेस, यानी कार्यकारी प्रतिबल। अब कमाल देखिएगा, अब सुरक्षा गुणांक आया है। अब सुरक्षा गुणांक क्या होता है, सुरक्षा गुणांक कंक्रीट के लिए कितना होता है आपका 3, और स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होता है आपका, स्टील के लिए 1.78 में। कंक्रीट के लिए कितना होता है 3, और स्टील के लिए कितना होता है 1.78। अब समझिएगा, उससे पहले आप समझिए चरम सामर्थ्य, इतना समझ आया है ना। अभी इसको हम समझाते हैं चरम प्रतिबल। तो कंक्रीट के लिए चरम प्रतिबल कितना होगा, हम कहते हैं M15, M20 है ना, M25 का चरम प्रतिबल बताइए, तो इसमें चरम प्रतिबल क्या हो जाएगा, 15, 20, 25। तो आप कहेंगे सर चरम प्रतिबल 15 न्यूटन प्रति mm², 20 न्यूटन प्रति mm², या फिर 25 न्यूटन प्रति mm²। बात समझ रहे हैं। यम मतलब कंक्रीट में क्या होता है, संपीड़न में मजबूत होता है। यम मतलब मिक्स मतलब सीमेंट, बालू, गिट्टी का पानी के साथ मिश्रण। और जो अंक दिख रहा है ये क्या है, चरम सामर्थ्य। इसे हम कहते हैं एक और नाम से अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अब अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या है वो हम आगे समझेंगे, सारी चीज़ें मिक्स नहीं करना है अभी, ठीक है। तो यम क्या है, मिक्स। और 15, 20, 25 जो अंक लिखे हैं एक यहाँ आपके चरम सामर्थ्य, यानी क्या है कि M15 ग्रेड का कंक्रीट रहेगा वो 15 न्यूटन प्रति mm² पे फेल हो जाएगा, यानी 15 न्यूटन प्रति mm² से अधिक लोड लगाएंगे तो फेल हो जाएगा, ठीक है। किस में लोड, कंप्रेशन में, क्योंकि ये क्या है आपका इसे हम शुद्ध कहेंगे, है ना। 15 को हम लिखेंगे चरम संपीड़न सामर्थ्य, क्या लिखेंगे, चरम संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। ये क्या है, संपीड़न, क्योंकि कंक्रीट किसमें मजबूत होता है, संपीड़न में, ठीक है ना। क्योंकि ये सिर्फ कंक्रीट की हम बात कर रहे हैं, हम RCC की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, सिर्फ CC की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं M40, है ना, हम क्या कहते हैं आपको M40 मतलब 40। M40 का चरम सामर्थ्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर चरम सामर्थ्य 40 होगा, लेकिन ये कौन सा चरम सामर्थ्य है, चरम संपीड़न सामर्थ्य। लेकिन हम चरम सामर्थ्य कह देंगे, आपको समझ आ रहा है कि अब कंक्रीट है। इसी प्रकार हम कह दें स्टील के लिए, इसी प्रकार हम किसके लिए कहते हैं, स्टील के लिए। स्टील का ग्रेड आता है आपका FI 250, FI 415 और FI 500। हम कह दें FI 250 ग्रेड का चरम सामर्थ्य कितना है, तो FI मतलब होता है फेरस, ये सबको पता है। लेकिन चरम सामर्थ्य क्या है आपका, चरम सामर्थ्य क्या हो जाएगा आपका FI 250 का 250 न्यूटन प्रति mm²। लेकिन किस में, लोहा है, FI मतलब है स्टील। तो स्टील को हम किस में ज़्यादातर यूज करते हैं, तनन में, तो लिखेंगे चरम तनन सामर्थ्य, है ना। यानी आपका FI 250 ग्रेड का छड़ रहेगा, जिस पे देखेंगे रेसा नहीं बना रहता है ना, पुराने ज़माने का छड़, अभी भी इसका यूज होता है कम मात्रा में। तो FI 250 का छड़ है, तो इस पर 250 न्यूटन प्रति mm² से अधिक बल लगाएंगे तो फेल हो जाएगा। तो इसका तनन सामर्थ्य कितना हो गया आपका 250। इसी तरह हम कहते हैं FI 415 का चरम सामर्थ्य कितना होगा, चरम तनन सामर्थ्य का लीजिए या फिर सिर्फ चरम सामर्थ्य कहिए, कितना हो जाएगा आपका 415 न्यूटन प्रति mm²। अब चरम सामर्थ्य आपके पास आ गया, अब सुरक्षा गुणांक आपके पास आ गया है। इसका फ़ायदा क्या होता है, हम सबसे पहले इसको हम फ़ायदा देखेंगे, है ना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब समझिएगा, हम कह देंगे कि M15 ग्रेड का चरम सामर्थ्य बताइए, दिख रहा है, हाँ ठीक है, क्यों धुंधला दिखता है भाई। M15 ग्रेड का चरम सामर्थ्य बताइए, तो आप कहेंगे चल सर चरम सामर्थ्य इसका होगा 15 न्यूटन प्रति mm²। हम कहेंगे कि इसका
कार्यकारी प्रतिबल बताइए, चरम प्रतिबल, तो अल्टीमेट स्ट्रेस है ना, हम कहें कार्यकारी प्रतिबल, हम कहें कार्यकारी प्रतिबल, तो कहेंगे सर अल्टीमेट स्ट्रेस है ना, यानी चरम प्रतिबल अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा गुणांक। अब चरम प्रतिबल कितना है, 15 है। अब हम कहते हैं कि M15 क्या है, स्टील है कि कंक्रीट है, तो आप कहेंगे सर M15 तो कंक्रीट है, तो कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक कितना लेते हैं, 3 है ना। तो सुरक्षा गुणांक 3 कहाँ से आया, 1.8 कहाँ से आया, ये IS कोड जो RCC का डिजाइन वगैरह करता है, IS कोड 456/2000, वो आपको बताया है कि इस कंक्रीट के लिए 3 ही लेना है, स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक कितना लेना है, 1.78। आप इसमें नहीं उससे पूछ सकते अभी के लिए, अभी डिप्लोमा लेवल पे उससे नहीं पूछेंगे सर क्यों 3 लेंगे, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे क्यों इसका अधिक लेते हैं, क्यों इसका कम लेते हैं, इतना हम आपको हिंट दे सकते हैं। लेकिन क्यों 3 ही लिए हैं ये नहीं पूछना है, क्योंकि इतने पर बताया गया, कितने पर आप डिजाइन करेंगे, क्योंकि रिसर्च वगैरह का काम है, वो लोग करके हमको बता दिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 ही लेना है कंक्रीट के लिए, और स्टील के लिए 1.78 लेना है, तो इसमें हम उतना ही लेंगे, ठीक है ना। तो कार्यकारी प्रतिबल कितना, कंक्रीट है, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना है, 3, तो आप कह देंगे 5 न्यूटन प्रति mm², है ना। उसी तरह हम कह दें आपको M20 का चरम प्रतिबल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 20 न्यूटन प्रति mm², तो हम कह दें M20 का कार्यकारी प्रतिबल कितना होगा, कार्यकारी प्रतिबल, तो आप क्या कहेंगे सर 20 हो गया चरम प्रतिबल, 3 से भाग देंगे जिसको 7 लिखते हैं, न्यूटन प्रति mm²। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, है ना, इसके फ़ायदे देखिए, अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। उससे पहले हम स्टील की बात कर लें, है ना, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचेगा। स्टील का, हम स्टील का कहते हैं कि FI 250 का इसका चरम सामर्थ्य बताइए, तो इसका चरम सामर्थ्य कितना है जी, चरम तनन सामर्थ्य कितना होगा आपका 250 न्यूटन प्रति mm², और कार्यकारी सामर्थ्य का या फिर प्रतिबल का या भी एक ही है, प्रतिबल कितना है आपका 250 न्यूटन प्रति mm², कार्यकारी प्रतिबल कितना हो जाएगा भाई, चरम सामर्थ्य चरम प्रतिबल कितना है 250 अपान में 1.78, क्योंकि FI 250 क्या हो गया आपका, स्टील हो गया, तो हो जाएगा आपका 1.78, कितना आ जाएगा आपका 140 न्यूटन प्रति mm², आपको पता चलेगा धीरे धीरे 140 ही आता है, 140 दशमलव कुछ आता है, 140 लेते हैं हम। कहते हैं आपको FI 415 का चरम सामर्थ्य चरम प्रतिबल, अभी हम प्रतिबल, क्योंकि हम कहे थे ना चरम प्रतिबल उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, चरम सामर्थ्य होता है, चरम प्रतिबल कितना हो जाएगा 415 न्यूटन प्रति mm²। लेकिन इसका कार्यकारी प्रतिबल कितना होगा, 415 में हम 1.78 से भाग देंगे तो आता है आपका 230 दशमलव कुछ आएगा, 230 ले लेते हैं हम न्यूटन प्रति mm²। अब इसके फ़ायदे देखिए क्या है, कभी भी हम काम चरम प्रतिबल पे नहीं करते हैं, कभी भी हम काम चरम प्रतिबल पे नहीं करते हैं, हम किस पे करते हैं काम, कार्यकारी प्रतिबल, किस पे काम करेंगे, कार्यकारी प्रतिबल। अब क्यों, समझिएगा, आपके पास एक मेंबर है, मान लीजिए M20 ग्रेड का कंक्रीट है ना, कितने ग्रेड का कंक्रीट है आपका, M20 ग्रेड का, ठीक है। अब बताइएगा इसका चरम सामर्थ्य कितना है, आपका चरम सामर्थ्य मिलेगा आपको 20 न्यूटन प्रति mm² का चरम प्रतिबल, सॉरी यार बार बार सामर्थ्य दे रहा, चरम प्रतिबल कितना है आपका 20 न्यूटन प्रति mm²। मान लेते हैं जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जो एरिया है वो कितना है आपका 5 mm², जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना है 5 mm का स्क्वायर। हम कह दें इसका एक कितना बल लेगा, तो बल बराबर कितना होता है, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, यही तो होता है। प्रतिबल कितना है 20, क्षेत्रफल कितना है 5, यानी आप कितना कहेंगे 100 न्यूटन का। दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें समझना है, थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये आपका बेसिक चीज़ है। अब समझिएगा चरम प्रतिबल M20 का चरम प्रतिबल कितना है 20, एरिया कितना है 5, पर बल कितना बल लेगा है 100। अब समझिएगा हम कहते हैं आपका कार्यकारी प्रतिबल कितना है, कार्यकारी प्रतिबल, तो आप कहेंगे सर 20 में 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि कंक्रीट का है तो आ जाएगा 7 न्यूटन प्रति mm², जबकि एरिया कितना आ जाएगा आपका 5 mm², एरिया सेम रख रहे हैं, ठीक है। हम कह देंगे अब ये बल कितना लेगा, तो कहेंगे बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। प्रतिबल कितना है, देखिए यहाँ कितना है 7, क्षेत्रफल कितना है 5, तो आप कहेंगे सर ये 35 न्यूटन का ये बल ले लेगा। अब इसका देखिए कमाल दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, बहुत बोले है ना, मिटाते हैं। अब देखिएगा एक कितने का, जो M20 एरिया सेम है,
ये हम जो 20 ग्रेड का जो कंक्रीट था वो हम कितने पर डिजाइन कार्यकारी मतलब कितने पर हम कार्य करेंगे, मानेंगे कितने का लोड वहन कर रहा है 35, जबकि एक्चुअल में वो कितने का लोड वहन करेगा 100। अब देखिएगा, अब बात यह है कि यदि आप 100 पर डिजाइन कर देंगे, मान लेते हैं कॉलम बनाए, अब कॉलम का डिजाइन कितने पर किए 100 न्यूटन पे, इस पर हम कितना लोड दे सकते हैं 100 न्यूटन, है ना। इस पर अब लोड दे दिए कितने का, भाई 2 मंजिला बना दिए 100 न्यूटन का, कोई भी मंजिल बना दिया, है ना। एक क्या था आपका कॉलम था। यदि आप डिज़ाइन किए हैं अल्टीमेट स्ट्रेस लेके, क्या लेके अल्टीमेट स्ट्रेस लेके डिज़ाइन किए हैं, और अब डिज़ाइन किए तो इस पर कितना लोड दे सकते हैं 100 न्यूटन, और इस पर लोड दे दिए 100 न्यूटन। लेकिन आप याद रखिए एक कौन सा प्रतिबल है, चरम प्रतिबल। चरम प्रतिबल से हमको क्या मिला है, चरम बल 100, यानी चरम प्रतिबल से थोड़ा भी अधिक यदि बल लगा ना तो मेंबर क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा। जो कॉलम का डिज़ाइन किए हैं कॉलम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चरम प्रतिबल लिए हैं। चरम प्रतिबल क्या है, कि वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर मेंबर फेल हो जाए, तो फेल होने से पहले उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, प्रतिबल, यानी चरम प्रतिबल। तो 20, तो क्या अब कन्फर्म है कि फ्यूचर में इस पर थोड़ा भी अधिक लोड नहीं बढ़ेगा, भूकंप आया इसका लोड बढ़ सकता है। आपको इमरजेंसी वश कुछ और ऊपर बनाना पड़ा, शादी विवाह में कुछ मोटे मोटे लोग आ गए छत पे, तो क्या होगा, थोड़ा भी लोड बढ़ेगा, क्योंकि 100 से थोड़ा भी इस पर अधिक लोड आया ना तो मेंबर फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन क्या लेके किए हैं आप, चरम प्रतिबल। लेकिन इसका डिज़ाइन यदि आप कार्यकारी प्रतिबल लेके कर देंगे, अब देखिए जैसे हाँ इस पर हम कितने का, इस पर जो था 35 लोड वहन करेगा, हम 35 का दे दिए, 35 न्यूटन का लोड दे दिए, क्योंकि हम डिजाइन स्ट्रेस कार्यकारी प्रतिबल लेकर इसका हम सामर्थ्य कैलकुलेट किए कि 35 किलो न्यूटन का मतलब 35 न्यूटन का वहन कर लेगा। अब बताइए 35 न्यूटन का वहन करेगा, हम करा दिए। अब क्या भूकंप आएगा तो इसको कुछ होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में कितना वहन कर लेगा 100, एक्चुअल में कितना वहन करेगा 100, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये कितना वहन करेगा 35। अब इस पर ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, कहने का मतलब इस पर ज़्यादा यदि लोड आ जाएगा तब भी ये सेफ रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, सुरक्षित रहेगा। आप इस पर एक मंजिल और बना देंगे तो बहुत जाएगा, तो कितना जाएगा 35 हुआ, मान लेते हैं ये 80 हो गया, 80 न्यूटन का दे दिया। इस पर एक कितना लोड 35 के लिए डिज़ाइन किए थे, 35 के लिए डिज़ाइन किए थे, लेकिन ये 80 लोड दे दिया 80 न्यूटन का, तो क्या मेंबर आपका फेल हो जाएगा, नहीं फेल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में कितना वहन कर सकता है 100 का, देख रहे हैं कमाल इसका। लेकिन यदि आप पहले ही 100 पे डिज़ाइन कर देंगे तो थोड़ा भी अधिक फोर्स आएगा तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि 100 जो है इसका चरम सामर्थ्य है, इससे अधिक बल चरम फोर्स वहन कर रहा है, इससे अधिक बल नहीं वहन कर सकता। लेकिन 35 क्या है आपका, कार्यकारी है, इससे अधिक बल वहन कर सकता है ना। तो इसलिए हम कोई किसी भी मेंबर का डिज़ाइन किस में करेंगे, अनुज्ञेय प्रतिबल लेकर के, यानी वर्किंग स्ट्रेस लेकर के, डिजाइन स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस लेकर। क्लियर हो रहा है बात। इसी तरह आप छड़ को भी देख सकते हैं, मान लीजिए FI 250 का छड़ है जिसका क्रॉस है ना, तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिला 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, इसका एरिया कितना मिला 100 न्यूटन का 100 mm स्क्वायर का, तो कितना फोर्स वहन करेगा, फोर्स वहन करेगा आपका 25,000 न्यूटन का बल वहन करेगा। मान लेते हैं FI 250 ग्रेड का छड़ था, तो अल्टीमेट स्ट्रेस 250, एरिया सेम रख रहे हैं 100 मान रहे हैं, है ना, तो समझाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि डिजाइन स्ट्रेस या फिर वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है आपका, है ना, 250 में 1.78 से भाग देंगे तो 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का, है ना। और एरिया को सेम रखेंगे तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, समझा पाएंगे आपको आराम से, है ना। तो अब फोर्स कितना ले लेगा बताइए, तो 14,000 न्यूटन, यानी एक 25,000 का न्यूटन ले रहा था तो 25,000.1 भी आ जाएगा तो फेल हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये चरम प्रतिबल लेके है, तो ये चरम सामर्थ्य है इसका। लेकिन अभी क्या लिए हम, डिजाइन स्ट्रेस लिए हैं, 14,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, आप इस पर 20,000 का भी लगा देंगे तो मेंबर फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि चरम सामर्थ्य एक 25,000 न्यूटन तक वहन कर लेगा। लेकिन 25,000 पे यदि आप डिजाइन कर दिए तो थोड़ा भी यदि आप फोर्स लगाएंगे तो मेंबर क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका कमाल है क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, या फिर कह लीजिए परमिसिबल स्ट्रेस का। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कंक्रीट, है ना, क्या बताने वाले थे कुछ, हाँ, कंक्रीट के लिए 3 और स्टील के लिए 1.87 सुरक्षा गुणांक क्यों रखा जाता है। अब देखिए क्या होता है, कुछ और चीज़, हाँ इसी को बताते हैं सुरक्षा गुणांक। और सुरक्षा गुणांक क्या है, देखिए सुरक्षा गुणांक हर जगह यूज होता है। जैसे आप जाएंगे, आपका ट्रेन है, मतलब कि देखिए आपका घर हो गया, एक क्या हो गया, आपका घर हो गया, यहाँ आपका रेलवे स्टेशन है,
आपको घर से रेलवे स्टेशन जाने में लगता है आपका 10 मिनट, है ना। और ट्रेन कितने बजे है भाई, ट्रेन आपका है 7:30 पे। तो क्या आप 7:20 पे ही निकलते हैं? नहीं ना, आप जानते हैं कि आपको पहुंचने में लगेगा कितना, 10 मिनट। लेकिन आप यहाँ से 7 बजे ही निकल जाएंगे या फिर 7:10 पे, यानी 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन आप 10 मिनट से ज़्यादा समय लेके निकलेंगे। क्या पता बीच में जाम लग जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए, है ना। तो मार्जिन लेके अपनी सुरक्षा से, है ना, अपनी सुरक्षा गुणांक ले रहे हैं। यही चीज़ें हैं आपकी सुरक्षा गुणांक। बात को समझ पा रहे हैं ना, कि थोड़ा मार्जिन लेके निकलना। तो सुरक्षा गुणांक कुछ नहीं है, बस रिसर्च करके बता दिया गया IS कोड द्वारा कि सुरक्षा गुणांक 3 लेना है कंक्रीट के लिए। अब कंक्रीट के लिए अधिक इसलिए लेते हैं, कंक्रीट के लिए अधिक मतलब कंक्रीट के बल को और घटा के, सुरक्षा गुणांक अधिक मतलब बल को और घटाएंगे। जितना सुरक्षा गुणांक अधिक रहेगा उतना ही बल को और घटा के लेंगे। तो कंक्रीट के लिए अधिक बल घटाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचिए, कंक्रीट को खुद आप मिक्स करते हैं। मिक्स का मतलब बालू लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, गिट्टी लाएंगे, पानी लाएंगे, उसमें कुछ लोकल हो जाएगा, उसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे। कंक्रीट को बिछाना रहेगा तो कोई ऊपर से गुस्सा में रहेगा, पटक देगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें गलतियां हो सकती हैं, बड़े कण उसमें ज़्यादा हो सकते हैं कंक्रीटिंग में। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है कंक्रीट का, क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल होता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल डिस्टर्ब हो सकता है कंक्रीट का। 28 दिन तराई करना रहेगा, कोई तराई ही नहीं करता है, इसलिए कंक्रीट के सामर्थ्य को घटा के लेते हैं, कंक्रीट के प्रतिबल को और ज़्यादा घटा देते हैं, क्योंकि इसके क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आप उतने अच्छे क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कंक्रीट के सुरक्षा गुणांक को 3 लेते हैं। स्टील के सुरक्षा गुणांक कितना होता है? 1.78, है ना, इससे कम। क्योंकि खुद सोचिए, स्टील कहाँ बनता है, छड़ कहाँ बनता है? क्या आप अपने घर में बनाते हैं? नहीं। तो छड़ कहाँ होता है? छड़ कहाँ होता है? छड़ कहाँ होता है आपका? बनता है फैक्ट्री में, है ना। तो फैक्ट्री में छड़ बनता है, तो छड़ फैक्ट्री में बनता है तो वहाँ उसकी पूरी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल होती है। वो पूरे कंपनी के हाथ में रहता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, लेकिन आप लगाने में कोई डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए स्टील का भी सुरक्षा गुणांक कुछ ले लिया जाता है, लेकिन कंक्रीट का अधिक लगाता है, क्योंकि आप क्वालिटी कंट्रोल आपको करना है ना। तीसरा हमको प्रतिबल पढ़ना है, वास्तविक प्रतिबल। वास्तविक प्रतिबल, है ना, एक्चुअल स्ट्रेस। तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या हुआ कि देखिए, अल्टीमेट स्ट्रेस था, उसका अल्टीमेट स्ट्रेस था, डिजाइन मतलब उसका डिजाइन था, लेकिन एक्चुअल में उस समय कितना स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, किसी मेंबर का किसी एक समय में वास्तव में कितना प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, उसे कहते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। जैसे कि एथाव का क्या है ना, ए बीम है M20 ग्रेड का, तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? 20। इसका डिजाइन स्ट्रेस 3 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा ना। लेकिन मान लीजिए कि 7 न्यूटन का कब आता है? जब इस पर 2 मंजिला बनता। मान लेते हैं कि अल्टीमेट कब आता है? 2 मंजिले के लिए हम डिजाइन किए थे, लेकिन अभी क्या है, 1 मंजिल है, तो 1 मंजिल के लिए कम ही स्ट्रेस उत्पन्न हुआ होगा ना। बात को समझ पा रहे हैं भाई? इस पर 7 न्यूटन का कब उत्पन्न होता है? इस पर 7 न्यूटन का कब उत्पन्न होता है? जब इस पर 2 मंजिला बनता। कितना मंजिल? 1 मंजिल और 2 मंजिल। इस पर 7 न्यूटन का तभी उत्पन्न होता है जब 2 मंजिल बनता है, लेकिन आप एक ही मंजिल बनाएं, तो प्रेजेंट टाइम में उसमें कितना एक्चुअल में स्ट्रेस है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? एक्चुअल स्ट्रेस। ठीक है, तो एक था आपका। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं आपका, मतलब कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे अभी, मतलब कि बेसिक ही चीज़ चलने वाला है, तो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा। चलिए ठीक है, गुड लक।